गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास जो आप लोगों की होगी वो मॉडर्न हिस्ट्री से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ एक स्टूडेंट को डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आएंगे आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस जो आप लोगों की होंगी वो मैं अलग से दूंगा आप लोगों को। मॉडर्न हिस्ट्री जो आप लोगों की है इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंस जो मॉडर्न हिस्ट्री के रहते हैं वो आप लोगों को पता है। इसके अलावा जितने भी बैच हैं हमारे उनकी जो क्लासेस होंगी एंशियंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री वो अलग रहेगी, ठीक है। पहले डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो जो पहले ये सारे के सारे इस बार आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। देखो पहला जो टॉपिक आप लोगों का है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आप लोगों को आएगा जो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी सारे एग्जाम में आएगा। इनकी क्लासेस अलग से रहेंगी। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो टॉपिक आप लोगों का जो रहेगा वो 1857 रिवॉल्ट से पहले के मैं कुछ एक टॉपिक आप लोगों को डायरेक्टली समझाऊंगा कि वो किस तरह से होते हैं। ये सारे नोट्स हैं आप लोगों की ड्राइव में अपडेट हो जाएंगे। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री जो आप लोगों की है वो इसी में से पूछी जाती है, इनसे बाहर कुछ भी आप लोगों को नहीं आता है। चाहे आप लोगों को क्वेश्चन वन लाइनर आए या आपको ऑप्शन डबल ऑप्शन में आए, ठीक है। सारा कुछ दे रखा है, अच्छे से बनाए हैं मैंने नोट्स, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना। आज का जो टॉपिक है हमारा वो समझिए पहले क्या होगा। तो टॉपिक में जो आप लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ने हैं रिवोल्ट। रिवोल्ट कौन से, जो 1857 से या 1857 रिवोल्ट से पहले हुए हैं। एक क्वेश्चन जो आप लोगों को डायरेक्टली हिट होता है वो होता है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट वगैरह होती हैं। ये तब आप लोगों को समझने का फायदा है जब मैं आप लोगों को जो अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले उसको पढ़ना उसको समझना। तो ये जो टॉपिक है आपका रिवोल्ट एंड रेबेलियन बिफोर 1857, ये वाले हैं। ये सारे टॉपिक आप लोगों को इसी तरह प्रोवाइड होंगे चाहे आप हिंदी के स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो आप लोगों ने रिवोल्ट पढ़ने हैं वो सबसे पहले सन्यासी और फकीर का होगा। इसके बाद मैं बता दूं आपको एक होम रेवोल्यूशन है आप या रेवेलियन है, ये वाला होगा। और एक दो और होंगे जैसे कूका आंदोलन होगा, ठीक है। इनको हम लोगों ने ध्यान से पढ़ना है। तो ये सारे के सारे जो बीच में जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं चाहे वो वैरेदी का हो हाथरस का हो, इनको आप देख सकते हैं। इनसे क्वेश्चन बड़े रेयर होते हैं कि आप लोगों को आ जाए, ठीक है। स्टार्ट करें आज की क्लास। आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों को अलग तरीके से ही पढ़ाऊंगा, पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा। पीडीएफ में सिर्फ आप लोगों ने नोट्स पढ़ने हैं, ओके। ध्यान से समझिए, टॉपिक समझना मैं कौन सा करवा रहा हूँ, और एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। नोट्स बनाते रहना जितना भी आप लोगों का ये रहेगा। और एंशियंट प्लस मेडिएवल हिस्ट्री जो आप लोगों की होगी वो बाद में होगी, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना। देखो सबसे पहले समझना है आप लोगों ने रेवोल्ट बिफोर 1857। 1857 की क्रांति के बारे में सभी स्टूडेंट जानते हैं। उस क्रांति से पहले कुछ और विद्रोह हुए थे, हम पढ़ेंगे उनके बारे में। देखो वो वाले कौन कौन से विद्रोह थे। सबसे पहले सिविलियन विद्रोह जो नागरिक विद्रोह होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो वो आप लोगों के ट्राइबल विद्रोह होते हैं। तीसरी हम बात करें जो आप लोगों के जो ये किंगडम रिवोल्ट हैं आप लोगों के, जिसमें उन विद्रोहों में किन किन राजघरानों ने जिनमें पार्टिसिपेशन किया था उनकी बात करेंगे, ठीक है। वो राजघराने वाला तो 1857 वाला है, 1857 वाला। तो सिविलियन और ट्राइबल की बात सबसे पहले की जाएगी। सबसे पहले आप लोग समझिए कि जो सिविलियन थे इन्होंने क्यों ये विद्रोह किया, या सबसे पहले ये समझिए जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी होती है, जनजातीय जो आप लोगों के होते हैं, ये क्यों रिवोल्ट करते हैं, ओके। इसी भाषा में ही आप पूरा का पूरा विद्रोह समझ जाएंगे जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली बात जो हमारी समझनी होगी कि जो ट्राइबल होते हैं ये रहते हैं जंगलों में। जनजातीय क्षेत्र जितना भी आप लोगों का होगा वो कहाँ पे होगा, मोस्टली फॉरेस्ट लैंड के ऊपर होगा। इनको अपनी लाइफ में तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो हम इसको ट्रिपल जे के नाम से जानते हैं। ट्रिपल जे का मतलब होता है, हिंदी में बात करेंगे, जमीन की, जल की, और तीसरा क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, तीसरा हो सकता है जंगल। लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट। इनका जो भी सोर्स है चाहे वो इनकम का हो चाहे वो इनके रहने का हो, वो सारा का सारा सोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है इन तीनों चीजों के ऊपर, ओके। तो आप लोगों को पता है भारत में
एंट्री हो चुकी है किसकी? ब्रिटिशर्स की। जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो वो ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर भी तो अपना अधिकार जमाएंगे। तो ये क्या करेंगे, इनके ऊपर जब कंट्रोल करते हैं तो इन्होंने क्या किया, जमीन, जल और जंगल के ऊपर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया। कैसे किया, जमीन के ऊपर कैसे किया, तो समझेंगे आप लोग कि इन्होंने क्या किया, जो जितनी भी ट्राइबल एरिया की जमीन थी उसको एक एक्ट के अंतर्गत ला दिया गया कि उन्हें साफ कह दिया गया कि अब आप इस जगह के ऊपर कोई भी खेती करोगे या कुछ भी कार्य करोगे उसका आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके कारण लोगों के बीच में असंतोष फैला गया। क्यों? क्योंकि पहले भी इसके ऊपर काम करते थे, किसी तरह का कोई भी टैक्स इनके द्वारा नहीं दिया जाता था। अब अगर आप जियोग्राफी का लेक्चर पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों को जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम एक बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है झूम कृषि। झूम कृषि जो मुख्य रूप से क्या होगी, वो मुख्य रूप से ट्राइबल एरिया की होती है। अब उससे पहले जमीन की बात करेंगे, क्योंकि कृषि किसके ऊपर होगी, कृषि होगी आप लोगों की जमीन के ऊपर। अब देखो जितना ये लैंड के ऊपर कार्य करेंगे उतना सरप्लस इनको क्या होगा, फायदा होगा किसको, ब्रिटिशर्स को। किस चीज का, टैक्स का फायदा होगा। जितना टैक्स आएगा इनके पास क्या चीज आएगी, रेवेन्यू इनका उतना बढ़ेगा। अब आप लोग जानते हैं कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है वो एक तरह की कृषि करते हैं जिसे हम कहते हैं झूम कृषि। झूम कृषि क्या होती है, इसमें सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि एक स्पेसिफिक लैंड को चूज करेंगे। उस लैंड के ऊपर ये क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी छोटे मोटे पेड़ होंगे सबको काटेंगे और उसके ऊपर आग लगा देंगे। आग लगाने से क्या होता है, राख पैदा होगी। और इस राख से इनकी जो जमीन होती है वो उनको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, पोटास वगैरह प्राप्त होते हैं, जिसके कारण ये वाली जगह जो होती है वो कृषि लायक हो जाती है। इसके अलावा मान लो इस लैंड के इधर इर्द गिर्द क्या है, पूरा का पूरा घना जंगल है। इस घने जंगल की जितनी भी टहनियां वगैरह होंगी इनको काट देंगे ये। वो क्यों काटी जाएगी, ताकि जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो इस धरती के ऊपर या इस जमीन के ऊपर क्या हो सके, वो इसके ऊपर पड़े, ताकि इनकी कृषि हो सके। अब झूम कृषि क्या होती है, वो स्थानांतरण होती है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेंगे। जब तक इनको इस जगह से क्या मिल रहा है, कृषि अच्छे से या इनका जो भी खाना पीना या एग्रीकल्चर अच्छे से हो रही है, तो ये क्या करेंगे, इसके ऊपर कृषि या खेती करते रहेंगे। जैसे मान लो इनको यहाँ पे प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो गई, तो ये अपनी कृषि को या अपनी जो भी एग्रीकल्चर लैंड है इसको शिफ्ट करेंगे, मतलब नया एक जगह ढूंढेंगे और उस नई जगह पे क्या करेंगे, कृषि करेंगे, झूम खेती करेंगे। तो ये क्या थी, एक तरह की ट्रेडिशनल खेती होती है इनकी। अब ट्रेडिशनल जो आप लोगों का कल्चर है, इस चीज को क्या कभी ब्रिटिशर मानेगा? ब्रिटिशर कभी इस चीज को नहीं मानेगा, क्योंकि उनका सीधा फंडा है कि मुझे एक चीज से मतलब है, वो है पैसा। अब ये पैसा कहाँ से आएगा, जितना इनके पास टैक्स आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी ट्राइबल एरिया के लोग होंगे इन सबको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। एक जगह इकट्ठा करने का मतलब होगा इनको एक जगह लैंड दी जाएगी और कहा जाएगा आज से आप झूम खेती नहीं करेंगे, आज से आप एक परमानेंट सेटलमेंट खेती करेंगे और इस जगह पे खेती करने के या एग्रीकल्चर करने के आप लोगों को टैक्स देने पड़ेंगे। तो विद्रोह का मुख्य कारण आप लोगों को समझ आया होगा, अंग्रेजों के विरुद्ध। जब ट्राइबल एरिया अपना विद्रोह करेगा तो वो क्या करेगा, इसके कारण करेगा। दूसरी बात ये की जाएगी, यहाँ पे जमीन की बात होगी। अब जंगल की बात की जाए तो जंगल से इनको इमारती लकड़ियां मिलती हैं जो कि घर बनाने के काम आती हैं या अलग अलग, ठीक है, जितनी भी प्रीशियस वुड्स होंगी उसके ऊपर अब क्या हो जाएगा, एक तरह का लॉ बन जाएगा, ठीक है, कानून बना दिया जाएगा। उस कानून के अंतर्गत अब आप किसी भी पेड़ को नहीं काट सकते हैं। क्या कोई भी पेड़ है उसको काट नहीं सकते हैं। पहले ट्राइब वाले क्या करते थे, अपना मन किया जिस पेड़ को देखा उसको काट लिया, अपना घर बना लिया, उसको जला दिया, जो मन किया। अब सारा का सारा लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत आ चुका है। अब इस पूरे फॉरेस्ट के ऊपर एक कानून बना दिया जाएगा, जिस कानून के अंतर्गत आप लोगों को खेती भी ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आप किसी भी इमारती लकड़ी या प्रीशियस वुड को काट नहीं सकते हैं। इस चीज का भी अब इनसे क्या हुआ, मतलब सहा नहीं गया, तो इस कारण भी इन्होंने इसके ऊपर क्या किया, आप लोगों का रिवोल्ट करना स्टार्ट किया।
तो दो चीजें आप लोगों को समझ आ गई। अब जल की बात की जाए तो जल तो चलो ओपन है, उसका कुछ नहीं है, बट इन्होंने उसको भी किया कि इतना जल्द आप लोगों को दिया जाएगा, ये बाकी ट्रांसफर किया जाएगा, बट इसके ऊपर इतनी ज्यादा बात नहीं हुई है। तो जमीन, जंगल और जल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो हमारी मुख्य रूप से बात होगी। तो सबसे पहली जो बात हमारी है वो सिंपल सी है कि हमने जो समझा कि जो ट्राइब है हमारे, हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि 1857 से पहले कुछ जनजातीय विद्रोह हुए थे। तो जनजातीय विद्रोह आप लोगों को समझ आए किस कारण किए गए, उनके पीछे कुछ ऐसा नहीं था, लोगों को तंग नहीं किया जा रहा था, लोगों के ऊपर एक कानून लगाया दिया जा रहा था, जिस कानून के अंतर्गत उनको अपनी जमीन, उनको जंगल, और जंगल में जो पाई जाने वाली वनस्पति है, आपके जो प्रीशियस वुड है, उनके ऊपर अब अधिकार किसका हो चुका है, अब अधिकार हो चुका है ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। तो जब मान लीजिए आप ही हैं, आपके ऊपर एकदम से कोई और कंट्रोल करने लग पड़े और आपसे कहा जाए कि आज से जो आप फ्री में जो चीज कर रहे थे उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो उसका आप क्या करेंगे, रिवोल्ट ही करेंगे, उसका विद्रोह करेंगे ना, जो भी आपके अगेंस्ट चीज चली जाए। ये होगी ट्राइब की बात। अब बात आएगी सिविलियन की। ये जो नागरिक विद्रोह हुए थे हमारे, अब हम उसकी बात करेंगे। सिविलियन रिवोल्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट के जो भी किया गया, उसके अलावा लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो इन्होंने लाया था, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, इससे लैंड रेवेन्यू सिस्टम से ना फेमिनाइज हुआ। फेमिनाइज का मतलब होता है, या फेमाइंस का मतलब होता है अकाल। अकाल पड़ने स्टार्ट हुए। अकाल कब पड़ता है, अकाल ये नहीं होता है, अकाल के भी दो मतलब होते हैं। एक तो अकाल होता है कि बारिश नहीं हुई, उसके कारण हमारी कृषि नहीं हो पाई, जिस कारण हमारे ऊपर क्या हो गया, अकाल पड़ गया, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, खेती नहीं हो पाई, कुछ नुकसान हो गया, ऐसी कुछ चीजें। दूसरा अकाल का मतलब ये होता है कि जो भी लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, उस समय रूल कौन कर रहे थे आपके ऊपर, ब्रिटिशर्स आपके ऊपर रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के रूल करने के कारण लोगों के ऊपर फेमाइंस का, अकाल की जो संख्या थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। कैसे इंक्रीज हुई इसकी डे बाय डे संख्या, अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले लोग जितना भी काम करते थे, अपना एग्रीकल्चर करते थे, अपनी खेती करते थे, उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं दिया जाता था। अब अंग्रेजों ने आके अपने टैक्स लगाए और उनको डे बाय डे या अपने अकॉर्डिंग उनको क्या करना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे मान लो पहले किसी घर में 50 kg गेहूं होता था, या कोई भी अनाज होता था, तो पूरा का पूरा 50 kg जो आप लोगों का होता था वो उसके घर में चला जाता था। अब इन्होंने क्या कहा कि 50% आपको हमें देना पड़ेगा और 50% आपका। तो 50% का मतलब पहले जहाँ 50 किलो जा रहा था, अब 25 kg जा रहा है, और 25 kg किसके पास चला गया, इनके पास चला गया। इसी कारण इन्होंने कहा कि आगे जाके आपको 75% देना पड़ेगा ना। इस तरह चलते चलते 12.5% ही रह गया उनके पास, बाकी जितना बचा वो सारा का सारा किसके पास चला गया, अंग्रेजों के पास। तो ये एक तरह का अकाल होता है, फेमाइंस होता है। ये भी लोगों को बुरा लगने लग पड़ा कि ये क्या चीजें की जा रही है हमारे ऊपर, हमारा जो अपनी मेहनत है वो फिर से कौन लेके जा रहे हैं, वो अंग्रेज लेके जा रहे हैं। तो इस कारण भी ये भी एक रीजन रहा था किस चीज का, सिविलियन रिपोर्ट का। ठीक है, आप लोगों को मैं एक चीज पढ़ाऊंगा बाद में, जो होगा आप लोगों का परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो आप लोगों का होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या होने लग पड़ा, ठीक है, इसमें नॉर्मल पीजेंट ग्रुप को ही प्रभावित नहीं किया था, इसमें जो आप लोगों के जमींदार थे उनको भी प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया। इसके पीछे की जो स्टोरी होगी वो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने बेसिक चीजें समझनी है, तभी रेवोल्ट समझ आएगा आप लोगों को। तो जमींदार ग्रुप को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया, क्योंकि जमींदारों की अब अपनी जो एक पोस्ट थी जमींदार, वो उनके हाथ से जाना स्टार्ट हो गई। तो इस चीज का क्या हुआ, ठीक है, ये भी एक तरह का रेवोल्ट बनना स्टार्ट हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कभी भी चुनाव होंगे या कुछ भी होगा, जो भी नेता वगैरह होंगे, वो क्या करते हैं, लोकल लीडर्स को पकड़ते हैं। लोकल लीडर्स को पकड़ने का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होगा, जैसे मान लो आपके पास आजकल बीजेपी कांग्रेस है, तो वो क्या करेंगे, अपने लोकल लीडर्स को पकड़ेंगे, आपके जितने भी प्रधान होंगे, पंच होंगे, जो भी होगा, या उनके कोई भी लीडर होंगे वहां के लोकल लेवल पे, उनको पकड़ना स्टार्ट करते हैं। इनको पकड़ने का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है, इनको पकड़ने का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि जन भागीदारी होती है।
जन भागीदारी का मतलब होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो आप लोगों की होगी वो इंक्रीज होती है, मतलब ज्यादा लोग आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो ये वाले जो सिविलियन रिवॉर्ड थे, इसमें पब्लिक जन भागीदारी इसी कारण हुई थी क्योंकि जमींदारों ने इसमें एंटर किया था। जब जमींदारों की अपनी सत्ता इनके हाथ से जाने लगी, इनकी जमींदारी जी जो थी वो इनके हाथ से जब जाने लगी, तो इनको भी लगा कि ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, हमारी जो एक बनी बनाई साख थी वो टूटने लग पड़ी है। तो इन्होंने भी इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो जमींदार भी तो एक तरह के सिविलियन थे, ये भी इसके अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है। इसी कारण कहा जाता है कि सिविलियन रिवोल्ट में जो जन भागीदारी थी वो काफी पैमाने पे आप लोगों की आई थी। इतनी सी बातें आप लोगों को समझ आ गई ना कि ट्राइबल को क्यों दिक्कत आई। सेकंड जो बात की जाए, आप लोगों के जो सिविलियन थे इनकी क्यों दिक्कत आई, तो ये बेसिक चीज आप लोगों ने समझ ली होगी। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को और तरीके से समझाऊं या आप लोग और अच्छे से समझना चाहें, तो आप लोगों ने एक और चीज समझनी है। कुछ और हम एग्जांपल लेते हैं जो कि आप लोगों को बेसिकली किताबों के बीच में बड़ी रेयर मिलती है। ठीक है। आप लोगों को जब ये चीज समझ आ जाएगी तो पूरा का पूरा चैप्टर के 75% क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कमीशन आजकल पेपर किस तरह से डाल रहे हैं, तो हमें उस तरह से पढ़ने हैं। अब तीसरी बात यहाँ पे आई, नॉर्मल बात की जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों की थी वो थी लॉ एंड ऑर्डर। ओके। लॉ एंड ऑर्डर में जो भागीदारी थी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई किस कारण। ठीक है। अब मान लीजिए एक तरफ हैं ब्रिटिशर्स, एक तरफ हैं हमारे इंडियंस। अब ब्रिटिशर्स के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा, इंडियंस के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे अगर कोई चीज आपको भेदभाव दिखा रही है तो इसका मतलब सामने ही आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है इसको आप लोगों ने थोड़ा ध्यान समझना। मान लो कोई भारतीय जज है या कोई इंडियन जज है, इसके पास अथॉरिटी नहीं थी कि किसी भी ब्रिटिशर्स के लिए फैसला सुना सके। समझ आ जाए, किसके पास अथॉरिटी नहीं थी किस चीज की, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट डिसीजन लेने की। सबसे बड़ी बात ये हो गई। ओके। तो यहां से भी लोगों को क्या समझ आया कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब मान लो किसी ब्रिटिशर्स ने कोई मर्डर कर दिया, तो ब्रिटिशर्स के लिए इसके लिए कोई खास सजा नहीं होती थी, नॉर्मल होती थी। बट वहीं किसी इंडियन ने अगर मर्डर कर दिया तो डायरेक्ट फांसी दे देते थे या उसकी हत्या कर देते थे। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन था, मन किया उठा लेते थे, जो भी होता था ऐसी चीजें थी। अब दूसरी थी, ये भी आ गई समझ आप लोगों को। ठीक है, पीछे की चीजें समझ आ रही है ना आप लोगों को, कि जमीन का था जो मैंने आप लोगों को बताया, जमींदार आए, उसमें ट्राइबल का बताया। फिर ये सिविलियन में एक और चीज हमें देखने को मिली जो आप लोगों की थी, लॉ एंड ऑर्डर की। अब हम थर्ड बात करें, जो आज के टाइम में भी सब लोगों के बीच में आक्रोश बन के बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट। ये पुरानी बीमारी है, सॉल्व नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी आई थी इंडियंस के बीच में। अब ये भी क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब क्यों बढ़ना स्टार्ट हुई रेशो आप लोगों की, अब इसको समझना आप लोगों ने। आप लोगों को पता है कि भारत शुरू से ही अपना जितना भी कार्य करता है वो क्राफ्ट बेस पे करता है, मतलब हस्तकरघा आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, क्राफ्ट बेस्ड जो इसका वर्क काम था वो इसी के ऊपर होता था। जितनी भी आप लोगों की चीजें बनती थी वो हाथों से ही बनाई जाती थी, जो आज के समय में भी आप लोगों की वैलिड है, बनती है। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स तो आप लोगों को पता है मॉडर्न है, तो अपने साथ क्या लेके आए भारत में, एक रेवोल्यूशन, किस चीज़ का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आप लोगों की आती है, औद्योगिकरण आता है, तो आप लोगों को पता ही है इससे क्या क्या परिणाम देखने को हमें मिलते हैं। बेनिफिट भी होते हैं, लॉस भी बड़ा होता है। ठीक है। तो अब आपका औद्योगिकीकरण स्टार्ट होता है जैसे ही, तो उससे क्या होगा, औद्योगिकीकरण आएगा मार्केट में। अब मटेरियल किसका आएगा, ब्रिटिशर्स का। कितना आएगा, अनगिनत आ जाएगा, ह्यूज मात्रा में आप लोगों का आएगा। क्वालिटी बढ़िया होगी,
प्राइस कम होंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। हस्तकरघा हमारा आ गया इंडिया का, इंडिया क्राफ्ट आ गया जब। क्वालिटी परफेक्ट लेवल की होगी, बढ़िया होगी। कॉस्ट उससे भी परफेक्ट होगी। प्रोडक्शन कम ही होगी, आपको पता ही है कितना बना देंगे, है ना। तो लोगों को जब दिख रहा था कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जैसा वो दे रहे हैं उसी के लेवल का दे रहे हैं और कम दाम में दे रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, इनके पास आएंगे। ये भी आप लोगों को समझ आ गया। अगर लोग इनके पास आ जाएंगे, इतनी सी बात समझ आ गई ना बच्चे आप लोगों को, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिक चीज समझा रहा हूँ ना, आप लोगों को पता लग गया। अब लोगों को इस चीज का समझ आ गया कि अब तो मार्केट में आ गई है इंडस्ट्री। ठीक है, जो हाथ का काम करते थे, क्राफ्ट बेस करते थे, उनको तो चलाना नहीं आता है कंप्यूटर। अब क्या करेंगे, वो वापस घर चले जाएंगे। मतलब अपना क्राफ्ट का काम करने के लिए शहरों की तरफ जाया था, गए थे जब ये लोग, तो अब वापस मूव करेंगे। कहाँ पे करेंगे, अपनी तरफ। ठीक है, तो अर्बन एरिया से शिफ्ट कर जाएंगे अपने ग्रामीण एरिया में। ठीक है, अपने घरों की तरफ जाएंगे। अब घरों की तरफ जाएंगे, वहां पे जाके क्राफ्ट वर्क तो नहीं कर सकते, कि आज के टाइम का ई कॉमर्स तो नहीं है कि जहां मन किया वहां से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब घर में जाएंगे तो एक ही काम बचता है घर में। अब गांव में इतना तो नहीं है कि हर जगह जाके दिहाड़ी मजदूरी उस समय भी मिलती होगी, एग्रीकल्चर करेंगे। अब एग्रीकल्चर करेंगे तो तीन भाई थे पहले, सॉरी चार भाई थे, चार में से दो भाई आप लोगों के शहर में थे, दो भाई अपने गांव में थे। जब इन दोनों भाइयों ने मूवमेंट किया तो अब दो की जगह कितने हो गए, चार हो गए। पहले मान लो इतनी जगह के ऊपर काम करते थे दो भाई, अब इतनी जगह के ऊपर हो गए। इसका नुकसान, पार्टिसिप में यहाँ पे आप लोगों का पार्टीशंस होगी, मतलब बंटवारा होगा। बंटवारा होगा तो तकरार भी होगी, मतलब लड़ाइयाँ होंगी। तो ये भी एक चीज निकल के सामने आती है कि जो आप लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट थी, ये भी एक तरह से रेवोल्यूशंस का, सो आप सॉरी रेवोल्ट का कारण बना था। ये चीजें समझ आई आप लोगों को, जितनी सी मैंने बेसिक बेसिक आप लोगों को चीजें समझाई हैं, जो आप किसी को और को भी अगर समझाना चाहें तो आप भी समझा सकते हैं, है ना। तो समझ आ गया आप लोगों को कि रिवोल्ट के मुख्य कारण क्या हुए। तो रिवोल्ट के जो मुख्य कारण सिविलियन थे, आप लोगों के ट्राइब के थे, जो आप लोगों के बाद में इसी में जाके आप लोगों का जो राज घराने होंगे वो भी पार्टिसिपेशन करेंगे। तो ये वाली चीजें मुख्य रूप से हमारी बात आती है। अब समझेंगे हम अपराइजिंग दीज मूवमेंट जो आप लोगों के थे, इनके मुख्य कारण या इनके मुख्य विशेषताएं भी कह सकते हैं, फीचर्स भी कह सकते हैं। अब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करना है। फीचर ऑफ अपराइजिंग दीज मूवमेंट ऐसे लिख लो। ठीक है, इन मूवमेंट के उठने के जो मुख्य कारण थे आप लोगों के, वो क्या थे। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि ये मूवमेंट अनप्लान्ड होते थे। ओके, मतलब क्या होता था कि जब मन किया उठ पड़ते थे, ये सारे के सारे मोस्टली अनप्लान्ड। एंड सडन आउटब्रेक होता था इनमें। ठीक है, अनप्लान्ड का मतलब होता है अनियोजित। अब ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, ये आगे जाके आपके ना एग्जाम में बड़ी काम आएंगी। आप लोगों को वहां पे सब समझ आएगा कि जो बताया था वो क्यों बताया था। और अचानक फैलने वाले, ये अचानक फैले थे और एकदम से बंद हो गए। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने याद रखना है का इसका मुख्य जो आप लोगों का फीचर था, या इसका जो मुख्य विशेषता जो आप लोग कह सकते हैं, जो मैंने पीछे कही थी आप लोगों को, जन भागीदारी थी, पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें अच्छी थी। ठीक है, अब अगर मैंने आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बताई है कि मोस्टली अनप्लान्ड थे आप लोगों के, तो इसका मतलब नॉट ऑर्गेनाइज थे। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग थे सब मिलकर नहीं लड़े थे। ये भी चीज याद रखनी। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना था कि इसमें जो वेपन यूज किए गए थे वो ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ट्रेडिशनल वेपन। कोई डंडा लेके चला है, कोई कुल्हाड़ी लेके चला है, जिसके हाथ में जो आया वो वही लेके चला है, ठीक है। किसी के पास भी अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। ये भी इसके मुख्य रीजन आप लोगों ने याद रखना है। फिर आप लोगों को पता है कि ये अनप्लान्ड है, सडन आउटब्रेक हो रहा है, जन भागीदारी तो है बट उसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है, इनके पास किसी तरह के भी हथियार नहीं है। तो अंग्रेज यहाँ पे क्या करेंगे, अंग्रेजों ने भी तो इसको खत्म करना है किसी ना किसी तरह से। तो अंग्रेजों ने सिंपल सा यहाँ पे किया, लोगों को पकड़ा, फांसी दी, कईयों की हत्या कर दी, ठीक है। तो डायरेक्ट, ताकि ये जितने भी आपके रिवोल्ट हैं इनको रोका जा सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सिंपल सा याद रखना आप लोगों ने, रूथलेस स्पर्जन। आप लिखो रूथलेस एक्सप्रेशन, लिखो आप। ओके। तो ये क्या होता है आपका, निर्मम दमन। मतलब लोगों के सामने ही लोगों को टांग दिया फांसी पे, उनके सामने ही उनकी हत्या कर दी ताकि तीसरा पर्सन खड़ा ना हो सके कि ये पार्टिसिपेशन हो सके इनमें, ठीक है। तो ये जितने भी मूवमेंट थे आप लोगों के, इनको अपराइज किया गया पहले, मतलब इनको कैसे खड़ा किया गया। बाद में अंग्रेजों का भी इसमें फीचर है कि भाई सीधा आए सामने, उन्होंने फांसी दी, गोली चलाई, सब कुछ किया, कर लो किसने क्या करना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये वाली चीजें जो मैंने सामने लिखाई ना, फीचर्स, ये आपके दिमाग में अपने आप होने चाहिए, याद करने की कोई चीज नहीं है। आपको अगर ऑप्शन दिखेंगे तो आप इजीली इनको कर जाएंगे, ठीक है, जो मुख्य रूप से। अब आप लोगों ने पीछे जितना मैंने समझा है ना, अब इन चीजों को लिखना स्टार्ट करना कि कॉज क्या थे इन सिविलियन रिवोल्ट के या ट्राइब रिवोल्ट के। सिविलियन और ट्राइब रिवोल्ट जो आप लोगों के थे, इनके मुख्य कारण क्या थे कि ये आप लोगों के जो रिवोल्ट आप लोगों के आए हैं, इनको, मतलब ये इतने ज्यादा फेमस हो गए बाद में जाके। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या कहा था, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है आप लोगों का, एक्सप्लॉइटेशन, या आप ऐसे देखो, एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो ये क्या थे, शोषणकारी, शोषणकारी भू राजस्व प्रणाली, ठीक है। पीछे समझा दी मैंने कैसे थी। तो किताबों में हमें यही चीज देखने को मिलेगी जो यहाँ पे एक लाइन में लिखी है, तो इस लाइन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, अब आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। बट बाद में जब मैं आप लोगों को परमानेंट सेटलमेंट वगैरह पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को और तरीके से अच्छे से समझ आएगा कि ये सब चीजें क्या बताई हैं आप लोगों ने, ठीक है। अब ये जो आप लोगों का था शोषणकारी भू राजस्व प्रणाली, आप लोगों ने याद रखना है, सेम यही रीजन होंगे आगे जाके 1857 रिवोल्ट के, आप लोगों ने ध्यान में रखना अपने माइंड में कि 1857 में भी सेम रीजन होंगे आप लोगों के। बट सिंपल क्या फंडा होगा, जहां पे पहले पब्लिक पार्टिसिपेशन हो रही थी, अब इसमें एंटर कर जाएंगे राजघराने। अब यहाँ पे पार्टिसिपेशन पब्लिक के साथ साथ राजघरानों की भी होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जब हम पढ़ेंगे, हड़प की नीति को पढ़ेंगे, सब्सिडरी जो अलाइंस है आप लोगों के उनको पढ़ेंगे, तो ये जो आप लोगों की पॉलिसीज थी, इन्हीं ने राजघरानों को प्रेरित किया कि ये अंग्रेज जो है वो हमारे ऊपर हाथ डालना स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना पब्लिक की सहायता से हम अपना काम भी कर दें। देखो सिंपल सी बात थी, पूरा का पूरा पब्लिक जो आप लोगों का है वो रोड पे था, राजघरानों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, उनको क्या फर्क पड़ रहा है। जब बात अपने ऊपर आई कि अब तो हमें भी दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है, हमारे घर भी छिन रहे हैं, तो ये भी उठ के चल पड़े। तो हमेशा लाइफ में यही बात याद रखना कि जो ये बड़ी चीजें होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, इनको तब तक किसी की फर्क नहीं पड़ता है जब तक इनका खुद का नुकसान ना हो।
ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। पिछले 4 साल से या पिछले 2 ढाई साल से हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट में आप लोग देख रहे होंगे कैसे जीओआईटी के स्टूडेंट, ड्राइंग मास्टर, टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट कैसे धरने देते थे इनके घरों के सामने जाके या सचिवालय के सामने जाके। कोई नहीं सुनता था इनके बारे में। और जब इनकी खुद की सत्ता की बात आई तो कैसे ये भागे वहां से, है ना, कैसे अपने आप को बचाने के लिए कि हमारी सीटें, हमारे एमएलए चले गए यहाँ से। तो जब अपनी बात आई, अपनी कुर्सी की बात आई या अपनी जॉब की बात आई, तो कैसे ये वाले लोग ऐसे आए। ठीक है, तो हम इसी चीज को यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं कि पहले पब्लिक घूम रही थी, किसी ने पूछा नहीं। जब अपने घर के घर छीनने लग पड़े या हमारे खुद के गद्दियां छीनने लग पड़ी तो हम भी मिल जाते हैं, हम भी रिवॉल्ट करते हैं। तो बच्चे समझ आया आप लोगों को जो मैंने कहा? आप लोगों को अब समझ आ जाएगा, कोई भी चीज़ होगी है ना लाइफ में किसी को समझानी हो। ठीक है, ये जितनी मैंने चीज़ें समझाई बच्चे समझ आ गया आप लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब पढ़ना स्टार्ट करें जो हमें पढ़ना होता है, जिसके ऊपर हम डायरेक्ट लेक्चर देते हैं। बट मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को सिखानी थी, वो आप लोगों ने समझ ली। अब समझिए हमें क्या बात करनी है, रिवोल्ट के ऊपर बात करनी है कि ठीक है, रिवोल्ट क्या थे हमारे, जो सिविलियन रिवोल्ट क्या थे। ये मैं पहले नहीं पढ़ाता था अपने क्लासेस में, अब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब जो आप लोगों का है वो अच्छे से दे रहे हैं एग्जाम, है ना। पहले नहीं देते थे, पहले जो मेन मेन चीज़ें थी हमारी वही हम पढ़ाते थे। तो अब एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत और पढ़ाना पड़ेगा। अब ये समझिए सबसे पहला जो रिवोल्ट हमारा है वो है सन्यासी या जिसे फकीर रिवोल्ट कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिक आप लोगों का है, चाहे कमीशन की तैयारी कर रहे हो किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, वो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि ये स्टार्ट कब हुआ था, 1763 में। अब हम थोड़ा सा थोड़ा इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि सन्यासी या फकीर क्यों होते थे। अब सन्यासी या फकीर आप उन चीजों को मत समझना कि जैसे हमारे सन्यासी साधु संत चले हुए हैं वैसे सन्यासी आपने समझना है इनको, योगी आदित्यनाथ वाले सन्यासी, है ना। मतलब जो थे थोड़े दमदार बंदे, अपने हाथ में डंडा और अपने हाथ में झंडा हमेशा रखते थे। मुगल काल में भी इनका काफी विद्रोह होता था या विरोध होता था, बट ये बंदे ऐसे थे, थोड़े क्रूर टाइप के थे। क्रूर टाइप का मतलब होता है कि ये बंदे थोड़े लड़ाकू टाइप के थे, इनके ऊपर किसी ने बात की सीधा अटैक करते थे। तो आप लोगों को अब समझ आएगा कि सन्यासी या फकीर रेवोल्ट जब आप योगी आदित्यनाथ को देखेंगे, बस उनके जैसे पर्सन थे ये। तो शंकराचार्य के अनुयायी होते थे इनको, ये भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसमें हमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो बेसिक चीज हमारी थी वो तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। 1763 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर हम सेकंड बात करें इसमें, आप लोगों को क्या पूछा जाएगा कि जो आप लोगों का सन्यासी विद्रोह था इसका आरंभिक क्षेत्र क्या था। ठीक है, सिंपल बात याद रखनी है, आरंभिक क्षेत्र पूछा जाए अगर इसका, आरंभिक क्षेत्र इसका था बंगाल। कौन सा था? बंगाल आप लोगों का। अगर ये ऑप्शन में आप लोगों को नहीं दिया जाएगा तो आपने याद रखना है ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया जो आप लोगों का है, पूर्वी भारत, वो इसका मुख्य केंद्र था। बट एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आपने इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा आप लोगों ने और क्या चीज याद रखनी है कि सन्यासी विद्रोह में पार्टिसिपेशन करने वाले कौन लोग थे। सन्यासी विद्रोह में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो माने जाते हैं फॉलोअर ऑफ शंकराचार्य या डिसाइपल ऑफ शंकराचार्य। ऑप्शन में आप लोगों को फॉलोअर ही मिलेगा, नहीं तो डिसाइपल मिल जाएगा। ये जितनी एक्स्ट्रा चीजें मैं लिखा रहा हूँ अब तक एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं, अब पूछी जाएंगी आप लोगों को। पहले इसमें ही खत्म कर देते थे सिंपल सा। ठीक है, मोस्ट जा पूछ लेते थे ये वाला, ये वाली कम बड़ा कम पूछते थे। तो अगर आपको ये ऑप्शन में होगा ना तो ये ध्यान रखना, हिंदी वालों को ऑप्शन में क्या आएगा, शंकराचार्य के, शंकराचार्य के 10 नामी अनुयायी इनको कहा जाता था, जिन्होंने सन्यासी विद्रोह में पार्टिसिपेशन लिया था। इसके अलावा मुख्य रूप से आपने याद रखने हैं इनके नेताओं के नाम। मेन लीडर इनका कौन था? मुख्य लीडर इनका था भवानी पाठक। भवानी पाठक के साथ देवी चौधरानी। देवी चौधरानी।
ठीक है। अन्य लीडर भी थे, उनको भी याद रखते हैं, जो अदर थे, जिसमें एक मजूम शाह थे, जो बड़े कम एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि ये तो वैसे ही थे, मेन थे ये 2 पर्सन। और इसके अलावा आपके चिराग अली। तो मुस्लिम भी शंकराचार्य के अनुयायी हुआ करते थे। मुख्य इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आप लोगों का है, अब बात करेंगे कमीशन एचएएस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आनंद मठ। आनंद मठ एक बुक है, आनंद मठ है, ठीक है। आनंद मठ एक रचना है, एक बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बेसिक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आपने नाम याद किनका रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर अब आएंगे क्वेश्चन जो, बंकिम चंद्र चटर्जी की किस बुक में सन्यासी विद्रोह का हमें उल्लेख मिलता है। तो सन्यासी और फकीर रिवोल्ट जो आप लोगों का है, उसका जो हमें वर्णन मिलता है वो आनंद मठ में मिलता है, बंकिम चंद्र। अब हम इसको याद कैसे रखें, देखो मठ की बात की गई है, मठ मतलब कोई समुदाय होगा, धार्मिक होगा। तो शंकराचार्य मठ याद रखना ऐसे ही कि उस मठ की जो बुक है, मतलब आनंद मठ है, आनंद मठ में शंकराचार्य के बारे में बात की गई है, जिसमें सन्यासी विद्रोह होगा। ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने इसको थोड़ा ध्यान रखना है अपने बात में। आनंद मठ से पीसीएस एग्जाम जो आपके एचपीएएस होता है, या आपका एनटी का एग्जाम में शायद है ना, पीसीएस एग्जाम जो आप लोगों का होता है, या आप टीजीटी का कमीशन दोगे या पीजीटी का कमीशन दोगे, तो वहां पे एक वर्ड आएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी की किस बुक में वंदे मातरम शब्द का या वंदे मातरम का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो वंदे मातरम का वर्णन भी हमें आनंद मठ में ही देखने को मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक उपन्यास या नोवेल भी लिखी गई है, इसको भी लिख सकते हैं आप। इसका क्या नाम था, इसका नाम आप लोगों ने याद रखना है, दुर्गेश नंदिनी। शायद पूछी जाए, बट पीसीएस एग्जाम में कमीशन जरूर पूछता है। अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे अपने पास रखना, बाकियों को नहीं आता होगा तो आपको जरूर आता होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग याद रखना, इनके समय में थे। ठीक है, तो एक रिवोल्ट हमारा कंप्लीट होता है। कल अदर रिवोल्ट करेंगे। अभी मैं आप लोगों को 3 क्लासेस दूंगा, आज मैं सिर्फ एक ही दूंगा। कल से हो सकता है पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा आप लोगों को डिटेल में। ठीक है। कल की क्लास में मिलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट था आप लोगों का। अभी